All right. Assalamu alaikum, students. अस्सलाम वालेकुम सर। Wa alaikum assalam. Uh, okay. Uh, Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. We are starting our lecture 8 for digital logic design. And of course, my first question always is if there is any query from the previous material which is not clear or you want more explanation about it. Anything? Also, हसीब आप भी पूछ सकते हैं और समरीन आप भी. जी नो सर। ओके, No, sir. ऑलराइट. अच्छा, हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमने ली एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की स्मॉल गेट्स के साथ और उस एग्जांपल के तमाम एस्पेक्ट्स हमने देखे, ट्रूथ टेबल, डायग्राम और एचडीएल प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, वी डिड दैट. अच्छा, अब जबकि हम ये कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन इस पार्ट में इज ए वेल डिफाइंड प्रोसेस. तो हमने इसके फ्रॉम द बेसिक्स कॉम्बिनेशन लॉजिक को डिज़ाइन करने और एनालिसिस करने के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक एस्पेक्ट बेसिकली एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट, अगर हम उसको एज ए बॉक्स देखें, इट विल हैव से सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट्स, अगर हम उसको n इनपुट्स कहते हैं, एंड सर्टेन नंबर ऑफ आउटपुट्स. दे डोंट हैव टू बी इक्वल. m आउटपुट्स हम कहते हैं. इसके दरमियान जो सर्किट्स हैं, मैंने जिस तरह छोटे सर्किट में भी बताया कि वो कोई उसमें कोई मेमोरी यूनिट नहीं होगा और कोई आउटपुट का बैक पे फीडबैक नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट से बैक पे फीडबैक होगा तो उसमें लैचिंग बिहेवियर आ जाएगा विच इज़ लाइक मेमोरी. तो इसमें जो लेट्स से सेट ऑफ गेट्स हैं या सर्किट्स हैं, दे आर जस्ट फ्लोइंग द सिग्नल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. हाउएवर वो आउटपुट्स की तादाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट हो सकती है. ये हमारा कॉम्बिनेशन का है. सीक्वेंशियल में हम मेमोरी यूनिट्स, फीडबैक, लैच और वो चीज़ें करेंगे. अभी हम कॉम्बिनेशनल के डिज़ाइन को ही कंटिन्यू करते हैं. और ये हमें मालूम है कि अगर n बिट इनपुट है तो यहाँ 2 to the power n पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं, यानी ऑल जीरो से लेकर और 1 तक टू द n पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. और m आउटपुट्स हैं तो 2 raised power n पॉसिबल आउटपुट्स हो सकती हैं. अच्छा, इसमें हम चीज़ों को तमाम बार बार ये बात आएगी. दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एनालिसिस का और एक डिज़ाइन का. एनालिसिस वाले पार्ट में क्या होता है कि लेट्स से आपको ये एक चीज़ दे दी, यानी somebody else to achieve something has built, already designed and built. तो आपके सामने वो चीज़ आ गई कि भाई ये बना हुआ है, अब इसका एनालिसिस करो कि क्या, इसको देखो और अपने आप को सेटिस्फाई करो कि क्या ये वो काम कर रहा है जो बनाने वाले ने क्लेम किया है. आपको वो कह रहा है कि ये चीज़ ये काम करती है, आप इसको एनालाइज करो. अब ये somebody has designed and given it to you and now you are analyzing. तो एनालाइजिंग में आपको इस तरह के मामलात आते हैं कि थिंग्स लाइक कि आप कहें कि ओके ये सर्किट है, लेट मी सी कि क्या इसका बूलियन फंक्शन क्या है, और इज इट द सेम, is it implementing the same boolean function as it is claimed or as I wanted, as I had specified, as I require. Okay,
नो प्रॉब्लम। आप स्टेज बाय स्टेज इनके एक्सप्रेशन लिखें, जैसे मैंने वो छोटी एग्जांपल में भी करके दिखाया था कि यहाँ ए बी सी है और ये एंड गेट है। आप यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखें ए बी सी, यानी इसका अब आप कहते कि मैंने इसका बूलियन फंक्शन वेरीफाई करना है कि मेरा ठीक इसमें है बूलियन फंक्शन या नहीं, तो आप एक एंड से शुरू हो जाएंगे और हर स्टेज के एक्सप्रेशन जो भी है बूलियन एक्सप्रेशन वो लिखते जाएंगे। यहाँ पर इसकी आउटपुट ए बी सी है, इसकी आउटपुट ए प्लस बी प्लस सी है। तो स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप आप बूलियन एक्सप्रेशन को गिवन डायग्राम पे इवॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे इज इट डज इट हैव दैट बिहेवियर ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ये ए बी। अब याद है आपको कि हमने एक स्टेज पे ये किया था कि आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ था और उससे आपने ये डायग्राम बनाई थी, याद है? अब एनालिसिस कर रहे हैं, somebody has made it और आप देख रहे हैं डज इट क्रिएट दैट बूलियन एक्सप्रेशन जो आपको चाहिए था। तो ए बी, ए सी, बी सी, फिर इसी तरह चलते गए। यहाँ आउटपुट इसका सम है तो ये ए बी प्लस बी ए सी प्लस बी सी, ये मिल गया। अच्छा, अब ये आपने ये एक्सप्रेशन लंबा हो गया, आपको ये एक्सप्रेशन ऐसे ही अगर चलते रहते तो ये आप बिग एक्सप्रेशन के साथ भी चल सकते थे। आप उनके फिर स्मॉलर शॉर्टर नेम भी बीच में इस्तेमाल, जैसे हमने यहाँ T2 इस्तेमाल कर लिया ABC के लिए और T1 A प्लस बी प्लस सी के लिए, समवेयर जब आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो फिर उसको तो इन टर्म्स ऑफ दीज भी शो कर सकते हो। तो फिर आपका अब यहाँ एक नाम आपने कहा F2, तो F2 बेसिकली ये जो A B A C B C आ रही है इसका इन्वर्ट यहाँ होगा A B, यही ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ये जो चीज़ इन्वर्ट होके बनती है इसको आपने हमने शॉर्ट नेम ये दे लिया है ताकि इसको एटलीस्ट लिखने की हमें सहूलत भी हो जाए, डायग्राम में भी आसानी हो गई। जबकि हम ये कह रहे हैं हमने T1 शॉर्ट नेम फॉर दिस लिखा है, T2 फॉर दिस लिखा है और F2 हमने इसके लिए लिखा है। तो फिर अगर यहाँ पर हम कहें T3 क्या होगा एक्सप्रेशन वाइज, तो अब ये दो इनपुट्स हैं ए प्लस बी प्लस सी जो T1 है और इधर से ए बी बी सी बार जो कि F2 है। अब इसको यहाँ लिखने के लिए एक तरीका ये है कि अब हम ओके यहाँ कहें ओके ये इधर से आ रहा है ए पूरा, अगर हम एक्सप्रेशन इवॉल्व कर रहे हैं और लिख रहे हैं उनके शॉर्ट नेम्स को, तो ए प्लस बी प्लस सी उधर से आया एक एंड से इस एंड गेट पे, और दूसरा मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एक्सप्रेशन आया, ये पूरा ये यहाँ लिखेंगे आप, ओके ये पूरा दोबारा यहाँ लिखा जाएगा। तो अब फिर आपका F2 जो है वो तो यहाँ ये F2 आउटपुट जो है वो तो यहाँ ये बन गई फाइनली F2, ये F2 है और F1 आउटपुट जो है फाइनल आउटपुट्स आपके दो हैं, उनमें एक ये ABC आ रहा है एक एंड से, यहाँ से ABC आया इधर, ये मैं यहाँ दोबारा भी लिख सकता हूँ कि उस एंड से मेरा ABC आया और इस एंड पे मेरा ये पूरी चीज आ रही है, ये यहाँ आ रही है, ठीक है। तो अब F2 विल बी दिस ABC प्लस प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन, ये यहाँ ये जो T2 का एक्सप्रेशन है, आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये जो अब आपका ये एक्सप्रेशन बना, here is the boolean expression which this given circuit designed by somebody has it। आपने एनालिसिस के तौर पे देखा कि इसका क्या बूलियन एक्सप्रेशन, बेशक बड़ा सर्किट था छोटा सर्किट था, और अगर उसके कोई इंटरमीडिएट स्टेज के भी आपने मॉनिटर करने के लिए या लिस्ट करने के लिए करने हैं तो आपने किए। अब एनालिसिस में और चीजें भी आती हैं, आप क्या है इसके एनालिसिस में, ये सर्किट है
इसके बिहेवियर को आई वांट टू स्टडी और एनालाइज इनटू ए ट्रूथ टेबल। क्या इसकी ट्रूथ टेबल वो काम कर रही है इस गिवन सर्किट की, एनालाइज करके देखें कि ये क्या काम कर रही है या वो काम कर रही है जो आप चाहते थे। तो अब आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे। गिवन सर्किट है, ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। डू यू रिमेंबर हमने जो पहले एक आध चीज की वो ये की कि ट्रूथ टेबल दी हुई है और उससे हम सर्किट इवॉल्व कर रहे हैं। दैट वाज मोर टुवर्ड्स द डिजाइनिंग साइड जो हम कर रहे थे। ठीक है, ये एनालिसिस साइड है। सर्किट दिया हुआ है और उसकी ट्रूथ टेबल बताओ। ये एनालाइज करना है कि क्या ये वो ट्रूथ टेबल कर रहा है जो आप चाहते थे या उसने क्लेम की हुई है कि इट इज डूइंग दिस। अब ट्रूथ टेबल आप इसकी बनाएंगे। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? एक सर्किट जस्ट दिया हुआ है, ओके, यू विल लिस्ट ऑल द इनपुट्स। जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन सर्किट का एक जनरल मॉडल देखा। कॉम्बिनेशन सर्किट अल्टीमेटली विल हैव सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स, सर्टेन सेट ऑफ आउटपुट, और वो कोई इसमें लूप बैक नहीं है और कोई मेमोरी फ्लिप फ्लॉप चीज नहीं है। तो ये सर्किट, तो इसको उस बॉक्स के तौर पे अगर हम देखें, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का वो बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया था कि जिसमें n इनपुट्स और m आउटपुट्स हैं, तो उसके तौर पे अगर हम इसे देखें तो हमारी इसमें इनपुट साइड पे टोटल ए बी सी 3 इनपुट्स हैं। ए बी सी, अगर मैं अब इसको एज ए बॉक्स ऑफ ए सर्किट देख रहा हूँ, इसमें ए बी सी इनपुट है, ए बी सी, और इंटरमीडिएट चीजें हैं, मगर फाइनल आउटपुट F1 और F2 है। फाइनल आउटपुट F1 और F2। अब मैं ये इसके एनालिसिस के में इसके ट्रूथ टेबल बना के एनालाइज कर रहा हूँ। एक पार्ट मैंने एनालिसिस में किया कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। अब मैं दूसरा एनालिसिस में पार्ट कर रहा हूँ कि इसकी ट्रूथ टेबल क्या है सर्किट। तो ट्रूथ टेबल के लिए पहले तो देखें कि ओवरऑल सर्किट के टोटल इनपुट्स और टोटल आउटपुट्स, फाइनल इनपुट्स इन दैट बॉक्स एंड फाइनल इनपुट्स इन दैट आउटपुट्स फ्रॉम दैट बॉक्स। अब इसमें हमारे इन बिटवीन भी इस गेट की भी ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। हर इस गेट की भी अंदर भी ये इनपुट्स हैं, इसकी ये आउटपुट्स हैं जब हम एक्सप्रेशन बना रहे थे। मगर ओवरऑल सर्किट जो एक ब्लैक बॉक्स में अगर बंद हो तो एक्सटर्नली इसमें ए बी सी और ए बी सी एंटर हो रहा है और इससे बाहर फाइनली F1 F2 लग रहा है। तो टोटल ये कॉम्बिनेशन सर्किट जो ये बना हुआ है, इसकी ये एक्सटर्नल इनपुट, ये एक्सटर्नल आउटपुट है। देयर आर इनसाइड मेनी इनपुट्स आउटपुट्स, हर इस गेट की भी इनपुट आउटपुट, इस गेट की भी इनपुट। तो हम इसमें वो लिस्ट नहीं कर रहे। हमें अगर ट्रूथ टेबल चाहिए तो वो चाहिए। तो एक्चुअली हमें ट्रूथ टेबल अगर इस सर्किट की चाहिए फुल टोटल में, तो हमें एक इनपुट्स का साइड बनाते हैं ए बी सी और एक आउटपुट की साइड बनाते हैं F1 F2। जो जितनी भी आउटपुट्स हैं ये आउटपुट F1 F2। तो ट्रूथ टेबल में तो हमें ये चाहिए होता है एक्चुअली। और अब ट्रूथ टेबल के मायने क्या होते हैं कि आपने ट्रूथ टेबल में ये बताना है कि इनपुट्स की मैं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस डालूं। ट्रूथ टेबल इज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल इनपुट्स के अगेंस्ट ऑल आउटपुट्स, ये ट्रूथ टेबल है। तो आपके अगर 3 इनपुट्स हैं तो जैसे मैंने बताया 2 टू द पावर n पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक, अगर n इनपुट्स हैं, यहाँ ये n इनपुट्स को मैंने कहा था आपको, n के लिए, n इनपुट्स के लिए 2 टू द पावर n फॉर n इनपुट्स पॉसिबल केसेस बनते हैं। तो ट्रूथ टेबल की लेंथ 2 टू द पावर n होगी। तो यहाँ n इज 3, इस केस में हमारा n इज 3, तो 2 टू द पावर 3 पॉसिबल एंट्रीज होंगी इसमें। 2 टू द पावर 3 इज 8। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स हो सकते, ऑल पॉसिबल। तो वो हम यहाँ ट्रूथ टेबल का साइज 8 होगा और वो सारी पॉसिबल केसेस को हम एंटर करेंगे। 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, और इसी तरह 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1। ये हमारे 8 केसेस, टू द पावर n केसेस ऑफ इनपुट्स इस बॉक्स में जो ये थे n।
इस बॉक्स से जो आउटपुट्स हैं वो दो हैं, तो हमारी इन आउटपुट्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी हर हम हर आउटपुट को अलग अलग ट्रीट करते हैं। ये एक आउटपुट है, अब ये कोई कंबाइंड आउटपुट है, ये एक आउटपुट है। हर पॉसिबल इनपुट के अगेंस्ट इसमें हमने देखना है कि 0 और 1 में से क्या चीज आएगी। ये सिंगल बिट थिंग है, हमने खाली इसको देखना है। तो इसके इधर आउटपुट 0 हो सकती है और 1, ये एक इंडिपेंडेंट ट्रीट किया। F2 इसी तरह F2 की 0 या 1। तो इस तरह आउटपुट का एक कॉलम होता है जिसमें सिंगल बिट है, 0 या 1 आ सकता है। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह इंडिपेंडेंट है। ओके, ये ट्रूथ टेबल है हमारी अल्टीमेट। लेकिन हम इस ट्रूथ टेबल को बनाने में अगर हमें कई दफा हेल्प चाहिए होती है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को हम बीच में लिखें, तो हमें हमें अल्टीमेट ट्रूथ टेबल तो यही चाहिए उसको बनाने, लेकिन इसको इवॉल्व करने के लिए हमें आसानी ये बनाने में ये इंटरमीडिएट स्टेजेस की चीजें भी हम यहाँ डाल के कैलकुलेशन करते हैं, सो दैट वी गेट दी F1 एंड F2। ये है इंटरमीडिएट थिंग्स। ठीक, इसको मैं कोई डॉटेड बॉक्स में भी कह सकता हूँ। ये सारे मेरे इंटरमीडिएट कैलकुलेशन के स्टेप्स या वेरिएबल्स हैं जो यहाँ पर अपीयर होते हैं हमारे ट्रूथ टेबल बनाते वक्त। रियल ट्रूथ टेबल इज इनपुट एंड आउटपुट। उसको एवॉल्व करने में इन बिटवीन अब हमें आसानी कैसे होगी। अब मसलन मैंने देखना है कि 001 या 000 से व्हाट शुड बी F1, ट्रूथ टेबल में यहाँ लिस्ट करना है। जब मेरा छोटा सर्किट था तो मैंने वहीं से देखा, थोड़ा सा एक स्टेप से गुजरा और मैंने आउटपुट वहां लिख सकता था, वो जो मेरा पिछला सर्किट था। ये थोड़ा बड़ा सर्किट है, इसको मुझे लिखने के लिए मुझे इंटरमीडिएट स्टेप्स चाहिए। एक्चुअली एक्चुअली आपको देखना यह है कि अगर मैं यहाँ सब जगह पहली लाइन ये है कि अगर मैं इनपुट्स पे ABC को 000 दूं, ये मेरे इनपुट्स की लाइन यहाँ बेसिक है, यहाँ से सब तरफ ये लाइनें जा रही हैं, और ये मेरा ABC है, ABC ABC। अगर मैंने यहाँ 000 दिया है, व्हाट विल बी माय F1 एंड F2, लेट्स सी व्हाट विल बी माय F1, ये लिखना है। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, ये सारे यहाँ अगर इनके इनपुट्स लिखें ABC 00, इसके 00 लिखें, इसको 00 लिखें, इसे 00 ये लिखें, फिर हर स्टेज पे ट्रेवल करते जाएं। इस 00 के अगेंस्ट यहाँ 0 होगा, इस 00 के अगेंस्ट यहाँ 0 होगा। ठीक, फिर ये 0 इधर आएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली इनपुट इवॉल्व करनी है, इन जीरो से ये 0 इन्वॉल्व होगा, इन जीरो से यहाँ 0 इवॉल्व होगा, 0 फिर ये और गेट से गुजरेंगे। तो अब हर दफा तो 000 नहीं, नेक्स्ट इनपुट जो है वो 001 होगी। तो पहले 00 से ही ये सब जगह से गुजार के आपने कहा ओके F2 ये होगा, F1 ये होगा। इसी तरह ये यहाँ से 00 का गुजर के यहाँ जो आउटपुट आएगी ये F2 होगा। तो आप गिवन इनपुट पैटर्न से थ्रू आउट उसके उनमें से गुजारें और फाइनल जो रिजल्ट आए वो यहाँ लिखें। एक्चुअली तो ये है। अब उसे लिखने के लिए एक आसान या तरीका ये है कि आप इंटरमीडिएट चीजों को भी यहाँ मेंशन कर लें जो आपने अभी किया है, कि इस 0 से पहले T2 कैलकुलेट किया, फिर T2 और इधर से T1 कैलकुलेट किया, फिर इन्हें यूज करके T3 कैलकुलेट, फिर इन्हें यूज करके F2 F1 कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आपने यहाँ एक्चुअली यही किया है। इस काम को ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए आप ये नाम बीच के भी लिख लीजिए। मसला आपने कहा T1 आपका एक है, T1 कैलकुलेशन में विच यू नो, आप चाहें तो इनके यहाँ एक्सप्रेशंस लिख लें, बेहतर होता है। आप कहें T1 इज ABC, T1 इज A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। ठीक, T2 यहाँ लिखे, T2 इनके साथ एक्सप्रेशन भी बेशक लिखे, T2 इज ABC, ABC। ओके, अच्छा, फिर आप इसमें लिखें इंटरमीडिएट चीज़ें जो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ इसको आपने F2 कहा है, ये F2 है। एक्चुअली ये F2 बाहर होना चाहिए, ये था आपका, यहाँ पे F2 का वर्ड आपने इस्तेमाल किया,
तो ये होना चाहिए F2 बार, यहाँ डायग्राम में शो नहीं हो रहा F2 बार, तो ठीक है, फिर ये हमारा F2 था और उसका बार। ओके, तो अब आपकी इस चीजों में और क्या आ गया, यहाँ पर एक और चीज आ गई F2 कैलकुलेट। इस स्टेज पर जब आप एक सिरे से देख रहे हैं, मैं इधर से गुजरूंगा तो T2 फिर T1, फिर यहाँ पे कैलकुलेशंस, लेट से आप मे बी इनके नाम ये वाले अगर नहीं देते तो ये वाला नाम हमने इस्तेमाल किया है F2, तो आप आगे लिख दें F2। अब आपको पता है F2 इज दिस एक्सप्रेशन AB प्लस AC प्लस BC, दिस इज F2, ये F2 का एक्सप्रेशन, तो F2 के लिए वो एक्सप्रेशन लिख लें। फिर आप F2 बार का लिख लें, बल्कि F2 आपके फाइनल आउटपुट में भी मौजूद है, तो मे भी आप उसको यहां ना लिखें, T2 T1 के बाद ये F2 लिख लें और उसका वो एक्सप्रेशन लिख लें जो है सही, यहाँ पे दोबारा लिख। अब आपको यहाँ पर क्योंकि चाहिए इस गेट के लिए ये F2 बार, तो मे भी आप इधर F2 बार लिख लीजिए, F2 बार लिख दिया। इधर आपके पास T1 और ये आ रहा है, तो इसके जरिए से आपने कहा T3, यहाँ पे कॉलम T3 का बना लें, T3, और T3 के ऊपर ये लिख लीजिए कि T3 इज नथिंग बट T1 एंड F2 बार, क्योंकि F2 बार आप यहाँ लिख चुके हैं, तो आप T1 प्लस T1 इंटू F2 बार। अब आप इन एक्सप्रेशन से जो कॉलम बन रहे हैं उनसे अगले कॉलम का आप नाम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन में। फिर आपने F1 के लिए लिखना है, ये अब T3 आपके पास आ चुका है, T3 एंड T2 को और करना, तो फिर आप कहेंगे F1 इज, ओके F1 यहाँ पे मौजूद है, F1 इज, आप इसका एक्सप्रेशन लिख लें, इट इज T2 एंड प्लस ये जो है T3, जो कि आप पीछे T3 आपने यहां निकाल लिया है। मकसद ये है कि एक हर एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन के लिए पिछले एक्सप्रेशन की जरूरत है, तो इंटरमीडिएट उसमें आप वो सारे जो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन वाले चाहिए एक्सप्रेशन, उनके नाम लिख लें, और अब आप जब टेबल बिल्ड करेंगे तो आपका प्रोसेस आसान होगा F1 और F2 के लिए, क्योंकि आपको पता है आपने T1 के ऊपर आपने लिखा हुआ है कि A प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखा, तो ये भी सी है, A प्लस बी A प्लस सी, यहाँ लिख देंगे 0। दूसरे पे लिखा हुआ है T2 पे, इट इज A इंटू बी इंटू सी, तो A इंटू बी इंटू सी 0, ठीक है। अब अगर ये वाली लाइन होती तो A प्लस बी प्लस सी का आंसर 1 होता, इसमें A इंटू बी इंटू सी का आंसर 0 होता, ठीक। इसी तरह यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी का आंसर 1 होता, यहाँ इसका 0 होता, ठीक है। इस तरह आप ये कॉलम पूरे पूरे फिल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, अपनी अपनी जगह फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आप कहेंगे कि ओके मैंने ये दोनों फिल कर लिए, अब मैं नेक्स्ट कॉलम फिल करूं, और नेक्स्ट कॉलम में आपके जो है ये वाला, ये है F2, वो F2 ये है, तो F2 का एक्सप्रेशन ये है ए बी बी ए सी बी सी, तो F2 का कॉलम फिल कर लें यहाँ, कि आपने अगर आपके यहाँ पर अब ए बी का एंड ए बी लें, फिर बी सी लें और ए सी, उनका सम करें और ये यहाँ लिख लें। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है तो आप ए बी ए सी और बी सी का कॉलम बना लें, मगर हमने जितने वेरिएबल यहाँ शो किए हैं हम उनका करना चाहेंगे, तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इस जगह, तो ये लिख लिया। इसी तरह फिर T2 ये बीच के सारे और ये कॉलम भर जाएंगे और ये ट्रूथ टेबल बन जाएगा। तो हमारे एनालिसिस में एक तरीका एवॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशन, दूसरा तरीका एवॉल्व द ट्रूथ टेबल, और फिर देखो कि ये वो काम कर रहा है। ये अब उसमें हमने एक ट्रूथ टेबल का सिनेरियो यहाँ पे बनाया हुआ है और आप देख सकते हो, ये ABC हैं वही, और ये F2 जो चाहिए, फिर F2 का इन्वर्ट वो लिया हुआ है, फिर उधर से T1 आ रहा है, उधर से T2 आ रहा है, T3 उससे बिल्ट हो रहा है। ये इनके ऊपर आप छोटे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे हुए नहीं है, यू कैन राइट एक्सप्रेशन, बजाय हर दफा आप डायग्राम से देखें, या एक्सप्रेशन हो और आप इन वेरिएबल से उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें। अब जैसे अगर आपने F2 बना लिया है, ठीक, अब आपको आसानी क्या हो रही है, F2 पहले आपने बनाया, अब F2 बार बनाना जो कि अगले स्टेज में काम आएगा इज नथिंग कि आप इस कॉलम से F2 बार बनाए। अब F2 बार की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी क्योंकि ये इसका इन्वर्ट है,
डायरेक्ट F2 बार यहां से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन सबको लोकली इन्वर्ट कर दिया, F2 बार हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे भी जो सहूलत है वो भी इस्तेमाल आप करते हैं इसमें। और इसी तरह T1 और T2 से अगर T3 बनेगा, फर्ज करें यहां ये T3 कह रहा है, ओके ये देखिए T3 को कैलकुलेट आपने करना है, और आप यहां देख रहे हैं ये T1 वाले कॉलम और F2 बार वाले कॉलम से खाली एंड करके बन सकता है। अब इस T3 के लिए आपको कोई ये लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, वहां आप F2 बार बना चुके हो, क्योंकि आपने F2 बनाया था, खाली उस कॉलम को इन्वर्ट किया तो F2 बार बन गया। अब F2 बार आपके पास कॉलम बना हुआ है, T1 का कॉलम बना हुआ है, इन दो को मिला के T3 आप निकाल सकते हैं। तो अब आप देखें यहां पर है, ये एंड है, ठीक है, ये एंड है। आपने T3 का कैलकुलेट करना है, इसमें आपको पता है T3 के लिए F2 बार एक ये और एक पीछे देखिए और T1, F2 बार और T1, ये वाला हो गया F2 बार और T1 का ये एंड है, चाहे तो ये एक्सप्रेशन लिख लें F2 बार एंड T1। तो इन दो का एंड है T3। तो अब आपको T3 के लिए पूरे इनपुट से नहीं चलना, आपने सिर्फ इन दो को, इस 1 और इस 0 को, इन्हें सिर्फ ये दो कॉलम है आपके, इनकी एंडिंग करेंगे और T3 का कॉलम बन जाएगा। बस आपने कुछ और चीज नहीं देखनी। इसको एंड किया 0, इसको एंड किया 1, इसको एंड किया 1, इसको एंड किया 0। तो आपके ये कॉलम डिपेंडेंट कॉलम से बड़े रेडीली बिल्ट होते जा रहे हैं, और फिर इस तरह आप देखेंगे F1 का कॉलम भी आपका इसी तरह बिल्ट हो गया, क्योंकि F1 का बिल्ड करने में आपको क्या चाहिए, F1 का बिल्ड करने के लिए T3 अब बना हुआ है और उधर से T2 भी बना हुआ था, इन दो को और करना है। तो F1 के कॉलम को बनाने के लिए, F1 के कॉलम को बनाने के लिए आपको दो चीजें क्या चाहिए, T2 और T3 का और। तो अब आप बेशक इसके ऊपर एक्सप्रेशन लिख ले, T2 प्लस T2 प्लस T3, ये काम मैंने करना है टू फाइंड F1। तो मेरे पास T2 और T3 के कॉलम बन गए पहले से बने हुए, मैंने इन्हें सिर्फ और करना है। तो आप सिर्फ इन दो कॉलम को देख के F1 बना लें, 0 0 0 1 से 1, जहां जहां एक 1 भी है वहां 1 और बाकी 0। तो ये आपको बेसिकली जो फाइनल आउटपुट F1 और F2 बनानी थी, उन्हें बनाने में इंटरमीडिएट कॉलम बहुत रेडीली काम आते हैं। अल्टीमेटली आपकी टेबल में देखना था, मैंने ऑल पॉसिबल एबीसी इनपुट्स के अगेंस्ट मुझे F2 क्या रिक्वायर्ड मिलेगा और F1 क्या रिक्वायर्ड मिलेगा। आपके पास रेफरेंस टेबल या डिजाइन के वक्त पैरामीटर्स जो दिए थे आपने, वो टेबल मौजूद है कि मैं चाहता हूं कि मेरा सर्किट ये काम करे, एज ए डिजाइन रिक्वायरमेंट आपने उसको दी थी। अब आपने उसके सर्किट को एनालाइज करके देखा कि यस इट इज जनरेटिंग दैट टेबल जो मुझे चाहिए थी एनालिसिस। ओके, अब ये हो गया, इस तरह के काम हम एनालिसिस में करते हैं। ओके, ये सारी तफसील। अब ये देख लीजिए कि जो मैंने अब दोनों यहाँ पे वही रिजल्ट जो हमने इवॉल्व किए थे, जो आप याद करोगे, ये बूलियन एक्सप्रेशन वाला एनालिसिस है। इफ यू सी, मैंने वहां डायग्राम से ये, अब डिजाइन पार्ट नहीं था, ये था सर्किट दिया हुआ था, और वहां से मैंने देखा कि F2 का बूलियन एक्सप्रेशन ये है, T1 का ये है, हमने अभी वहां देखा है, इवॉल्व किया, ये वो लिखे हुए हैं, T2 का ये है, T3 ये है, ये यहाँ लिखे हुए बार, ये बार यहाँ नजर आ रहा है, वहां नहीं नजर आ रहा था। F1 का ये है जो अभी हमने देखा है कि किस तरह ये बूलियन एक्सप्रेशन ओके, तो किस तरह बूलियन एक्सप्रेशन इवॉल्व होगा। अच्छा, अब यहाँ एक स्टेप है जो यहाँ पर अभी आपको हमने अभी ओमिट किया है। अब जब हम ये मिनिमाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन सीखेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे।
इसके तहत जो मैंने जैसे वहां पे एक्सप्रेशन इवॉल्व हुआ वो ये था, जब मैंने कहा ना कि ये एक्सप्रेशन फाइनल F1 का ये है, इस जगह वी डिड दैट, हाँ ये F1 का एक्सप्रेशन मैंने बनाया था ABC प्लस ये सारा, तो वहां पर भी यही एक्सप्रेशन F1 का बनेगा। ये देखिए, ये वो ABC है जो आया था, और ये इधर से जो मैंने कहा था रिमेनिंग, ये नीचे से वेटेड सम का एक्सप्रेशन आ रहा था जो इन्वर्ट होके F2 बार बन गया था, और इसको एंड किया था A प्लस B प्लस C जो T2 की तरफ से आ रही थी, और इनको फिर हमने कंबाइन करके, तो ये एक्सप्रेशन वहां मैंने डायग्राम से इवॉल्व किया है, वहां पर ऑन द डायग्राम। ओके, और इसके इवॉल्व करने में भी ये यहाँ हमारी डायग्राम में F1 जो था उसमें ये इन नामों से ये चीजें थी, अगर शॉर्ट में हम लिखे कि उसमें T3, F1 के अंदर T3 और T2 आ रहे थे, मतलब अब एनालिसिस में आप आउटसाइड से, आउटपुट से शुरू होके और बैकवर्ड जा सकते हैं। हमने फॉरवर्ड ट्रेवल किया तब भी हम इस पे पहुंचे। एक तरीका कि आप F1 को कहें कि यार F1 के अंदर ये दो इनपुट्स आ रही हैं T3 प्लस T2, ओके, जिसमें कि T3 इज दिस एंड T2 इज दिस। अब आपने उनको पीछे देखा, T3 क्या है, ठीक, फिर आपने कहा कि ये वाली चीज जो है वो क्या है, वो ये है, और ये चीज एज इट इज यहां लिख दी। तो आप बैकवर्ड ट्रेवल भी कर सकते हैं टू evolve द एक्सप्रेशन, और फॉरवर्ड ट्रेवल भी कर सकते हैं, दोनों तरह से एक्सप्रेशन आप evolve कर सकते हैं। यानी हमने ये एक तरीका कि आपके मेरा F1 में अगर आपने शॉर्ट नेम इस्तेमाल किए हुए हैं, तो आपके F1 में मेरे आ रहा है यहाँ T2 एंड T1, तो F1 इज इक्वल टू T2 प्लस T1। फिर आप T2 की वैल्यू इसमें रखें तो वो आएगा ABC, T1 की वैल्यू रख, सॉरी ये यहाँ T3, T3, तो T3 की वैल्यू रखेंगे तो ये दो आ जाएंगे, फिर उसके लिए वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। अल्टीमेटली आपने फाइनल आउटपुट को टिल बेसिक इनपुट तक ट्रेवल बैक करवाना है, एक तरीका, और या इनपुट से लेकर एक्सप्रेशन को इवॉल्व करते हुए आउटपुट पे चले जाना है, दूसरा तरीका। दोनों तरीके से आप बूलियन एक्सप्रेशन डायग्राम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो हमने यहाँ किया। अब यहाँ पर आमतौर पे एक और स्टेप ऐड होता है, जो आपको फर्दर हम इन ए सेपरेट डोमेन उसके तमाम एस्पेक्ट्स बताएंगे। शॉर्ट हमने बताया में ये आया आपका। एट टाइम्स इस एक्सप्रेशन को ये देखना कि ये शॉर्ट में ये सिंप्लीफाई होके ये एक्सप्रेशन क्या है, तो उसके तरीके हैं कि इसको एल्जेब्रिकली भी, कैलकुलेशन में जैसे होता है, आप डिमॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट्स को खोल रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग एल्जेब्रिक रूल, जो हमने कुछ सीखे हैं एल्जेब्रिक रूल, उन्हें अभी अप्लाई करेंगे, और उनसे आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से सिंप्लीफाई करने का, जो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आया। दूसरा तरीका कि आप इसको फॉर्मल मेथड्स हैं के मैप वगैरह के, कि आप इन एक्सप्रेशन से के मैप बनाएं गिवन एक्सप्रेशन का, और वहां पर के मैप पे मैनिपुलेशन करें और एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करें, वो एक फॉर्मल तरीका। और मिनिमाइज, तो या आप इस एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई कर सकते हो और मिनिमाइज, या आप इसको के मैप मेथड से सिंप्लीफाई हो। ये दोनों टेक्निक्स हम डिटेल से सीखेंगे, और फिर इन्हीं एक्सप्रेशन को रिकॉल करके इनको वेरीफाई करेंगे। बट लेट्स से here is your expression, boolean expression which shows the working of your thing, और यहाँ उसका simplified version है इसी expression। ओके, तो अब आप देखें, हमने एनालिसिस में गिवन डायग्राम से पीछे जाकर उसकी ट्रूथ टेबल, उसके बूलियन एक्सप्रेशन और ये चीजें देखी, और अगर हमने इसको वेरीफाई करना है वर्किंग वाइज, तो वेरीफाई ऐसे ही करोगे कि जो ट्रूथ टेबल में चीजें दी हुई हैं, आप यहाँ इनपुट्स दो और वो आउटपुट्स देखो जो ट्रूथ टेबल अब आपके एनालिसिस की है, तो आपको यस मैंने वर्किंग वाइज
डायग्राम में कैलकुलेशन की थी, अब मैंने वर्किंग वाइज को देख लिया। या आप एक्चुअल इनपुट्स देने की बजाय आपके पास वो ऑप्शन है, जैसे हम कह रहे हैं HDL से यूज करके अब टेस्ट बेंच को में इस सर्किट को सिमुलेट करो और वो इनपुट दो और वो आउटपुट देखो। तो आप देखोगे यस, वर्किंग वाइज भी मैंने वेरीफाई कर लिया है कि इस ट्रूथ टेबल के मुताबिक काम करता है। तो ये हो गया एनालिसिस। इसी तरह का प्रोसेस आपका डिजाइन में है। हम अभी तक कई छोटे छोटे डिजाइन के साइकिल करते रहे, हम मैंने आपको सिखाया भी था शुरू से डिजाइन वाला पार्ट। तो डिजाइन में हम क्या करते हैं, इसी सारी जो एनालिसिस की चीजें दिखाई हैं इसका उलट काम होता है। ये था कि somebody had given you the design, आप उसको एनालाइज कर रहे थे। डिजाइन में क्या है, somebody has given you a specification, जैसे मैंने आपको सारी तफसील से बताया। somebody said कि I want to make a adder, I want to make a parity generator, और I want to, ये जो हम आपको ये काम दे रहे हैं डिजाइन के, आप उस स्पेसिफिकेशन को ट्रांसलेट करते हो मे बी एक ट्रूथ टेबल में। आप पहले कहते हो एडर को ये करना चाहिए कि अगर ये इनपुट्स पर ये आ रहा हो तो ऐड करके ये आंसर आना चाहिए, जैसे हमने अभी अपने एग्जांपल में देखा। तो हम स्पेसिफिकेशन को टेबल में पहले अपने डिजाइन को ट्रांसलेट करते हैं। अब टेबल से स्टार्ट हो रहा है, उल्टा, इसमें सीक्वेंस उल्टा है। टेबल से आप एक्सप्रेशन बना लेते हो, चलो एक तरीका, टेबल से एक्सप्रेशन बनाया आपने, बुलियन एक्सप्रेशन। उस टेबल से हमने वो सम ऑफ मिड टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म्स वाली टेक्निक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, वो हमने करते हुए पहले स्टेटमेंट को टेबल में बनाया, टेबल से एक्सप्रेशन बनाया, एक्सप्रेशन से वो डायग्राम बनाई जो हमने अभी लॉजिक डायग्राम, और फिर उसको वहां पर भी वेरीफाई करने के लिए बिफोर मैन्युफैक्चरिंग आपने उसको या फिजिकल कनेक्ट करके, जैसे हसीब साहब ने आपको दिखाया था, उसको वेरीफाई किया कि ये काम कर रहा है टेबल के मुताबिक, या आपने HDL से उसको वेरीफाई किया कि ये इनपुट्स दें तो ये आउटपुट देता है टेबल के मुताबिक। तो ये अब इसका प्रोसेस रिवर्स है कि आप टेबल से चले, बुलियन एक्सप्रेशन पे आए, और फिर गेट डायग्राम पे गए, उधर गेट डायग्राम से आप बुलियन एक्सप्रेशन और टेबल पर आए थे। ये फर्क है कि गिवन चीज को एनालाइज करना या गिवन रिक्वायरमेंट को डिजाइन करना। ये हमारे दो डिफरेंट सिनेरियो हमेशा चलते हैं। कोई भी आप कोई भी डिजाइन करेंगे, हम यहाँ बोलिए, यहाँ हम कॉम्बिनेशन लॉजिक के डिजाइन से बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आफ्टर नोइंग दीज टू थिंग्स, अब हम अपने देखते हैं कि अपना वी आर बैक टू एग्जाम्पल्स ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। हम पहले भी इन एग्जाम्पल्स को ले रहे थे ताकि आपको इसका जरा सा सेंस इवॉल्व हो। अब हमने जनरलाइज रूल्स बता के देख रहे हैं कि हम वो काम इन रूल्स के मुताबिक कर रहे हैं और इस तरह हो रहा है। तो अब उस रूल्स के मुताबिक हम कहते हैं ओके, somebody gave you a requirement, okay, make a, जो आपका अगला प्रोजेक्ट, ठीक, वो आप कर रहे हो, make a let's say 4-bit adder subtractor डिजाइन। ये डिजाइन साइकिल, मेक अ 4-bit एडर सब्ट्रैक्टर, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट, ये आपका रिक्वायरमेंट है, ये आपको इनफैक्ट ये आपका प्रोजेक्ट है। और इसी तरह यहाँ प्रोजेक्ट दिया गया, ये डिजाइन का प्रोजेक्ट है, that you have to design and implement a 4-bit adder subtractor। अब आप एज ए डिजाइनर ये बात समझ गए और आपको बैकग्राउंड में आपके पास वो नॉलेज है कि डिजाइन करने के लिए किस तरह आप चीजों को बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम द बेसिक्स। तो हमने बेसिक्स से कहा, हमने कहा देखो अब ये डिजाइन के स्टेप्स हैं जो आपको पता हो। आपने बनाना तो है 4-bit एडर एंड सब्ट्रैक्टर। पहले तो आपने कहा, पहले ये वाली बात सोची, ये आपने बनाना था 4-bit एडर और,
तो हमने डिजाइन करना है, ये आपका प्रोजेक्ट है, 4 बिट एडर एंड सब्ट्रैक्टर। ठीक, अच्छा, पहला डिजाइन में हमने सोचा, आपको लॉजिक थ्योरी डिजाइन से मालूम है, जो आपने हमने मैथमेटिक्स किया था जब इसका, उससे सीखा था कि एक्चुअली काम, क्योंकि हमारी ये नॉलेज भी है और मैथमेटिकल भी है कि ए प्लस बी जब भी करना हो, ख्वाह वो बाइनरी के तरीकों में करना होता है, हमने देखा था पीछे, और ख्वाह वो नंबर सिस्टम में करना होता है, तो अगर आपको एडर आप बना लेते हो तो सब्ट्रैक्टर इज नथिंग बट एडिंग नेगेटिव ऑफ बी टू ए। तो पहला स्टेप तो आपने ये तय किया, आपने डिजाइन के काम को पहले से आधा किया। मैं आपने कहा ये डिजाइन मैंने करना है, तो एडर ये काम करेगा और सब्ट्रैक्टर में इसी एडर को इस्तेमाल कर लूंगा अगर मैं दूसरी इनपुट को नेगेटिव करके दे दूं, तो वही एडर मैं काम में ले लूंगा। तो आई शुड बिल्ट एन एडर एंड आई शुड हैव एबिलिटी टू टेक द नेगेटिव ऑफ द सेकेंड ऑपरेंड। ये मुझे पता होना चाहिए, जो हमने फिर मैथमेटिक्स में देखा था कि आप ए में इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड करते थे, जो हमने जब मैथमेटिक्स सीख रहे थे, तो हमें ये सब्ट्रैक्शन मिल जाती है। सब्ट्रैक्शन में इसका टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब नेगेटिव ले लिया, और ये तो हमने पहला स्टेप तो ये किया कि यार ये हम बाद में करेंगे और ये इसमें कुछ काम नहीं है, देयर इज नथिंग मोर एक्सेप्ट कि हम एक इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, टूस कॉम्प्लीमेंट लेना ऐड कर देंगे इनपुट के अंदर। चलो, पहले तो हमने इस स्टेप को कहा ओके, ये हाफ वर्क हो गया हमारा कि हम खाली एडर बनाएं, तो अवर मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी डन। ओके, ये डिजाइन का आपने पहले एक मेजर डिसीजन लिया। अब आपने कहा था 4 बिट एडर बनाना है मैंने। 4 बिट का मतलब है, क्या मतलब है 4 बिट का? कि आपका एक नंबर 1 0 1 1 1 0 1, ये आपका 4 बिट एडर का मतलब है, ये आपने इस तरह के नंबर ऐड करने हैं। अच्छा, अभी हमने कल सीखा, आपने कहा ओके फुल एडर हमने एक सीखा, तो क्या वो फुल एडर हमारा काम कर देगा? ये तो हम कह रहे हैं 4 बिट एडर। इससे फुल फुल एडर जो हमने बनाया था, क्या वो ये काम कर सकेगा? नहीं। नाम तो उसका फुल एडर है, बट अगर उसको आप पूरा नाम लें तो उसका है 1 बिट फुल एडर है। वो 1 बिट फुल एडर है, जिसमें आपको बताया कि वो आप 1 बिट का ये नंबर, 1 बिट का ये नंबर, इन्हें आप ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये काम हमने हाफ एडर में भी किया। तो अब हमारे इसके डिजाइन में चीजें इंटरमीडिएट स्टेजेस आएंगे, मगर हम इधर से ही जाते हैं। ये 4 बिट एडर बनाने का मतलब है हमारे पास 1 बिट एडर अगर बनाएंगे तो ऐसे 4 1 बिट एडर की जरूरत होगी। वो जैसे हमने उधर बनाए थे फुल एडर, वी नीड 4 ऑफ देम, वी नीड 4 एडर्स टू डू दिस 4 बिट एडर। ये मतलब है 4 एडर। अब ये 4 एडर हमें कौन से चाहिए? क्योंकि इसके अंदर कैरी भी जनरेट होगी। जब मैं 1 1 0 करूंगा, यहाँ सब में 0 आ जाएगा और इधर कैरी ऊपर जाएगी 1। तो फिर मैं ये करूंगा, तो अगर मैं ये मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे देख रहा है इसमें कैरी ट्रेवल करेगी, इसलिए मैं मुझे फुल एडर चाहिए, हाफ एडर से मेरा काम नहीं होता। यहां तक तो ये हाफ एडर है कि नंबरों को ऐड करो, कैरी अगर जनरेट नहीं हो रही तो बस ठीक है, काम हो गया। या अगर अगले बिट में कैरी को यूज नहीं करना, फिर भी काम हो गया, आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि जब 4 बिट एडर बनाएंगे तो पिछली कैरी को अगले में इस्तेमाल करना है, तो मैं हाफ एडर से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे फोर फुल एडर्स चाहिए। फोर फोर फुल एडर्स को मैं ज्वाइन करूं किसी तरह, तो ये बनेगा मेरा 4 बिट फुल एडर। तो मैंने कहा ओके, मुझे 4 बिट एडर चाहिए। इसका मतलब ये, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी कि एक ये ए है मेरा, ये बी है, और ये मेरा सम है। अब मेरा ये सम है, और इस सम में जो ये आगे ये जा रही है, ये मेरा कैरी है, कैरी। तो 4 बिट एडर के ये 4 चीजें होंगी, 1 इनपुट, अनदर इनपुट, कैरी इनपुट 3,
और चौथी सम आउटपुट। अच्छा, कैरी शुरू में यहां इन आएगी, इधर से आउट होके जाएगी, तो कैरी हमारी इन, कैरी इन होगी और कैरी आउट होगी, जो यहां से जा रही है इन एंड आउट। एक फुल एडर में कैरी एंटर होनी चाहिए, एड में यूज होनी चाहिए, सम आए और कैरी आउट उसमें से निकले। ये हमारा सिनेरियो है इस फोर में। तो ये ए के 4 इनपुट्स होंगे, ए जिनको आप नाम दे सकते हो, A0 A1 A2 जो भी। बी के 4 इनपुट होंगे, बी एक्सटर्नल एक कैरी इन आ रही होगी बाहर से, सबसे पहली बिट के लिए सबसे पहली कैरी, कैरी इंटरनली कैरीज जनरेट होकर इस पे अगले बिट्स पे जा रही होंगी, और फाइनली आउटपुट यहां आपको सम इसका मिलेगा, सम मिलेगा, और फाइनल कैरी आउट यहां निकलेगी, कैरी आउट। ये आपका 4 बिट एडर का डिजाइन होगा। और जैसे मैंने बताया कि आपको इसको बनाने में हमारे पास जो बेसिक यूनिट है वो 1 बिट फुल एडर है, उसको ज्वाइन करके हम इसको बनाएंगे। और फिर 1 बिट फुल एडर भी हमने बनाने में सोचा कि उसको भी मॉड्यूलरली डिजाइन हम कर रहे हैं ना, तो हमने कहा यार 1 बिट फुल एडर भी एक्चुअली, जो मैंने बताया था, आपको दिखाया था, हाफ एडर्स 2 ज्वाइन करें तो हम उससे फुल एडर 1 बना सकते हैं। तो 2 हाफ एडर, पहले हम हाफ एडर बनाएंगे, हाफ एडर्स 2 ज्वाइन करके एक फुल एडर बनाएंगे, फिर 4 फुल एडर ज्वाइन करके 4 बिट एडर बनाएंगे। ये अब हमारी डिजाइन की पूरी स्कीम चल रही है जो हम बनाने की कर रहे हैं। ओके, अब जब हमें ये पूरी स्कीम क्लियर है, तो अब हम पहले, मैं हार्डवेयर में आपको खाली दिखाऊं, फिर इसकी डिटेल हम देख लेंगे। ये था, अगर हमने जो बेसिक हाफ एडर की टेबल भी बनाई और उसको काम भी किया, जो पिछले उसमें किया था, कि पहले हमने कहा ओके लेट मी मेक दी हाफ एडर, तो आपने कहा ओके हाफ एडर मैं कैसे बनाऊं, तो आपने कहा ओके हाफ एडर बनाने डिजाइन कर रहे हैं आप, आपने कहा हाफ एडर का ट्रूथ टेबल बनाओ, उससे डिजाइन होगा। हाफ एडर में क्या होता है, 2 इनपुट्स होती हैं इसमें, कोई, और ये 2 इनपुट्स ए बी, और इनके अगेंस्ट इसकी सम और कैरी निकलता है, इन 2 इनपुट से सम और कैरी पता चलता है। और आपने कहा इनपुट्स के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ओके, या दोनों 0 होंगे, या ये 0 1 होगा, या ये 1 0 होगा, या ये 1 हो, और इसके अगेंस्ट सम क्या क्या हो सकते हैं, ओके 0 0 का सम 0 विद नो कैरी, 0 1 का सम 1 विद नो कैरी, 1 0 का 1 विद नो कैरी, 1 1 का 0 विद कैरी। ये आपने कहा मैं हाफ एडर के फंक्शनैलिटी को ट्रूथ टेबल में लिख रहा हूं, यू आर ए डिजाइनर, तो आपने उसको किया। फिर आपने कहा ओ ऑलराइट मैंने ये बनाना है, तो मैं अब इसके, मैंने ट्रूथ टेबल के जो ये हैं कॉलम्स आउटपुट के, इनको मैं बूलियन एक्सप्रेशन में लिख लूं। तो सम का, सम ऑफ मिन टर्म्स के तौर पे आपने लिखा ये सम वाला, तो ये 2 मिन टर्म्स है, बीच वाली एक्स ए बार बी और ए बी बार, यहाँ एक्स वाई उसने इस्तेमाल किए, एक्स बार बी और एक्स, यहाँ एक्स वाई का इसमें एक्सप्रेशन इनपुट में इस्तेमाल किया। ओके, तो ये 2 टर्म्स 1 थे, तो सम ऑफ मिन टर्म्स पे ये जो सम का कॉलम है वो ये बन गया, और ये कैरी का सिर्फ आखिरी वाला जो था एक्स वाई, ये 1 है, तो ये बन गया। आपने ट्रूथ टेबल बनाई बाय फंक्शनैलिटी, आपने ये बूलियन एक्सप्रेशन बनाया, ये हाफ एडर बन गया आपका। ओके, हियर इज इट, हाफ एडर, ये मैं दिखा रहा हूं, कैरी सम टर्म्स, ये हमने लास्ट टाइम किया है। पहले इधर देखा हाफ एडर क्या होता है, यहां पे देखा, उसकी ट्रूथ टेबल बनाई, उस ट्रूथ टेबल बनाई, हमने ये बूलियन एक्सप्रेशन बनाए, और उनसे ये हमने सर्किट डायग्राम बनाई। ये डिजाइनिंग ऑफ अ हाफ एडर, पहले एडिंग फंक्शन से देखा, फिर ट्रूथ टेबल बनाई, फिर ट्रूथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन बनाए, बूलियन एक्सप्रेशन गेट बनाए। ये मैंने आपको बताया था, डिजाइन का साइकिल ये चलता है। फिर ये भी है, जैसे हमने ये जो गेट वाला चीज है,
इसको इस फंक्शनैलिटी के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड गेट भी था, तो आपने कहा ओके, इसको या शो करने के लिए या एक्चुअली सर्किट में आप बजाय इसके कि दो एंड गेट और को मिलाकर ये फंक्शनैलिटी हासिल करते, तो आपने कहा ओके, इसके लिए मेरे पास सिंगल गेट भी है जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है, तो आपने इसकी जगह एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल कर लिया, ये एंड ही रहने दिया। तो हाफ एडर आपका क्या बना कि जो दो इनपुट्स हैं उन्हें एक तरफ एक एक्सक्लूसिव और में फीड करो तो सम का आउटपुट निकल आएगी, और यही इनपुट्स को एंड गेट में करो तो आपको कैरी के आउट। दिस इज द सिंप्लीफाइड हाफ एडर। फिर हमने कहा अच्छा चलिए नेक्स्ट स्टेज, वन बिट, ये वन बिट हाफ एडर है, हमने कहा वन बिट फुल एडर बनाते हैं, वन बिट फुल एडर हमें बनाना है। तो हमें मालूम है, हमने पहले कैलकुलेशन से देखा और फिर वो किया, फुल एडर के लिए हमने वो सारी, फुल एडर में तीन इनपुट्स हो जाएंगी, एक तो वो दो इनपुट्स जिन पे काम हो रहा है, लेकिन हाफ एडर में हमने कैरी इन के नहीं कंसिडर किया था, हमने बस ये देखा था कि जो वैल्यू है उसी से सम और कैरी निकलेंगे। लेकिन फुल एडर का मतलब है वो किसी प्रीवियस स्टेज की कैरी को भी हैंडल करना चाहता है, ठीक है। मतलब ये है हाफ एडर और फुल एडर के, यहाँ मैं चले यहाँ कर देता हूँ। हाफ एडर वाले का एम क्या था, वो कह रहा था मुझे अगर दो इनपुट्स मिले, हाफ एडर, तो वो कह रहा था अगर मुझे दो इनपुट्स दो तो मैं इसकी आउटपुट पे बता दूंगा कि सम क्या है और कैरी क्या है। इसका एम ये था। ये अगर एक मल्टी बिट करना हो उसके लिए ये नहीं है, ये लोकल एनी इनपुट्स ऐड करो आंसर सही दे देगा। मगर ये अगर आपको एक बिट से ज्यादा का सर्किट बनाना, जैसे आपने 4 बिट का बनाना है, उसमें ये काम इसलिए नहीं आएगा, 4 बिट वाले में एक प्रीवियस स्टेज से भी कैरी आ जाती है। यानी फुल एडर की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ये तो तुम्हारी दो इनपुट्स हैं ए और बी, जो अभी इस हाफ एडर वाले ने भी की थी, ए बी मेरे ये इनपुट्स हैं, लेकिन मुझे एक प्रीवियस स्टेज से कैरी आएगी जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आपको कैरी इन भी चाहिए, इसमें कैरी इन, और फिर इसमें सम आपका निकलेगा इन तीन बिट से, दो इनपुट्स एक पिछली कैरी, ये फुल एडर हो गया, और इससे आपको सम निकलेगा और कैरी आउट भी निकलेगी अगले स्टेज के लिए। तो फुल एडर ये है, हाफ एडर वो था। इसलिए फुल एडर में अब आपका एक कॉलम, अगर आपके फर्ज करें ये दो इनपुट्स थे, तो सपोज ये सी इन, कैरी इन भी इसमें आ गया, ठीक है, और इधर सम एंड कैरी आउट, ये है फुल एडर। एनीवे इसमें मतलब हुआ तीन बिट्स को आपने ऐड करना है और कैरी और सम निकालने, ये फुल एडर का ट्रूथ टेबल बन गया जैसे हमने बनाया था। इस ट्रूथ टेबल से इसका एक्सप्रेशन, सम ऑफ मिड टर्म्स का ये एक्सप्रेशन है, कैरी का ये एक्सप्रेशन है, कैरी का ये एक्सप्रेशन वहां से कैरी के लिए, यहां तो हमने डायरेक्टली सम ऑफ मिड टर्म्स लिखे हैं तो ये सही है, यहां ये सिंप्लीफाइड वो है, यानी यहां आप देखें कैरी में तो यहां तो तीन इनपुट्स हैं, तो यहां एक्स बार वाई जेड ये कैरी, और फिर ये एक्स वाई बार जेड, फिर ये एक्स वाई जेड बार, और फिर एक्स वाई जेड। तो ये इसके तीन वेरिएबल्स के साथ ये चार टर्म्स होनी थी कैरी में सम ऑफ मिड टर्म्स की। उन चार टर्म्स को अगेन यहां कैरी वाले केस में हमने जो बताया कि देयर आर मेथड्स, अलजेब्रिक मेथड्स एंड के मैप मेथड, जिनसे आप उनको सिंप्लीफाई भी करते हो, तो इन्होंने यहाँ उसको सिंप्लीफाई करके बाद में लिख दिया। वो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन का हम अलग एड्रेस करेंगे। तो कैरी का ये बन गया एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड, सम का तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, ये फुल एडर उस एक्सप्रेशन के मुताबिक जो अभी हमने वहां लिखे हैं बूलियन, ये इसका सर्किट हो गया सम का, और ये कैरी का हो गया, ये सिंप्लीफाइड कैरी वाले के। ओके, अब इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई किया था, हाफ एडर वाज एक्स का सम वाले साइड जो है इट वाज एक्स एक्सक्लूसिव और वाई सिंप्लीफाइड ये थी,
तो अब जब आप सम में तीसरा एलिमेंट डालोगे एक्स वाई के बाद जेड, तो उसी असूल को रखते हुए आप कह सकते हो कि अगर वो एक्स वाई का जो सम का जो भी रिजल्ट है वो एक चीज है और एक ये तीसरी इनपुट है, तो ये अब दो इनपुट्स हो गए, इसका रिजल्ट एक हो गया जो इसकी आउटपुट निकल रही है और एक तीसरा इनपुट। मकसद ये है कि अगर 3 बिट को आपने सम करना है और ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई एंड जेड, तो हमें पता है कि यार एक्स वाई का सम जो है एक्सक्लूसिव और से हो जाता है, एक्सक्लूसिव और करें तो ये एक्स वाई का सम बन जाता है। अब हमारा क्या रह जाएगा कि ये जो पिछले का सम है और ये z, इन दो का सम लेना, तो फिर एक एक्सक्लूसिव और यहां लगा दें, एक एक्सक्लूसिव और यहां लगाएं, तो अब ये 3 बिट का सम हो जाएगा। तो 3 फुल एडर का जो ये सर्किट है, ये इक्विवेलेंट फंक्शनली वाइज ये होगा सिंप्लीफाइड, और उसने यहाँ फिर इन तीनों को लिखा और एक्सपेंड किया, तो उसने कहा हाँ देख वही एक्सप्रेशन आया जो हमारा ये था। ठीक है, इसका मतलब है हम फुल एडर को इस तरह लिख सकते हैं, फुल एडर को सम को। और इसी तरह फुल एडर में कैरी वाले पार्ट को भी, क्योंकि यहाँ x एक्सक्लूसिव और y था, तो उसने उसे यूज करने के लिए देखा कि जो मैं बता नहीं रहा था कि 4 टर्म्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, जो 4 वंस वहां पर हैं उसका एक्सप्रेशन ये होगा। उसमें अगर हम देखें तो ये z कॉमन निकाल के ये बन जाता है, उसके अंदर भी एक x एक्सक्लूसिव और y मौजूद है। x क्योंकि हम सम के लिए बना रहे थे, हमने कहा इसको इस्तेमाल कर लें, तो फिर ये z इंटू एक्स एक्सक्लूसिव और y प्लस एक्स वाई, ये एक्स वाई का गेट तो हम पहले भी जानते हैं कि इस्तेमाल होता है एक्स वाई। तो अब हमारा फुल एडर का कैरी जो है वो ये एक्स वाई का एक्सक्लूसिव और के साथ जेड मल्टीप्लाई और एक्स वाई मल्टीप्लाई और इनको ऐड करने से निकल आएगा, और फुल एडर का सम इन तीनों को एक्सक्लूसिव और करने से निकल आएगा। तो ये हम यहां पर देख रहे हैं कि ऑल राइट। अब हम एक्चुअली फुल बाइनरी एडर इफेक्टिवली हाफ एडर्स की मदद से बना रहे हैं। ये हमारा पहला हाफ एडर है, 2 हाफ एडर के जरिए से फुल एडर बन सकता है। अभी जो हमारे एक्सप्रेशन थे और वहां हमने देखा एक कि हम ये 2 इनपुट्स हैं एक्स और वाई, फुल एडर में 3 इनपुट्स को ऐड करना होता है। ये कैरी इन है, सपोज ये कैरी इन है, तीसरा ये z इसका नाम है, सपोज ये कैरी इन है। फुल एडर शुड बी एबल टू टेक 2 इनपुट बिट्स और एक प्रीवियस कैरी, ये कैरी इन, एंड इट शुड बी एबल टू गिव आउट ए सम एंड ए कैरी आउट। मैं इसको जरा डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों जगह सी लिखा है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, कैरी आउट ये काम करना है। तो आप कहते हो ऑल राइट, मैं आई कैन यूज हाफ एडर 2 टाइम्स टू डू दिस जॉब, फुल एडर में बना सकता हूं। क्यों? आपके फुल एडर को चाहिए था ये, फुल एडर इज दिस एक्स वाई का एक्सक्लूसिव और उसमें ऐड करना है जेड का एक्सक्लूसिव और। ठीक, ये फुल एडर है, फुल एडर का एक्सप्रेशन आपने अभी निकाला है। आपको ओके, मैं इस हाफ एडर से एक्स वाई बाहर निकालूंगा, इसकी आउटपुट पर फिर एक और एक्स हाफ एडर का एक्सक्लूसिव और लगाऊंगा, और उसमें इसकी आउटपुट एक इनपुट बन जाएगी और एक जो तीसरी इनपुट है वो यहां आ जाएगी। यानी अब एक इनपुट ये हो गई और दूसरी इनपुट ये हो गई, और उन दोनों का एक्सक्लूसिव और ये गेट निकालना। तो ठीक हो गया, एक से एक हाफ एडर से मैंने 2 बिट्स को सम कर लिया और दूसरे हाफ एडर से उसकी आउटपुट और तीसरी बिट को सम कर लिया, तो मेरा फाइनल सम बन गया फुल एडर। अच्छा, अब कैरी, कैरी का जो मेरा एक्सप्रेशन अभी मेरा नीचे बना था एक्सक्लूसिव और की शक्ल में मैंने बनाया था, ये कि मैं एक्स वाई एक्सक्लूसिव और को जेड से मल्टीप्लाई करके उसमें एक्स वाई ऐड करूं तो फुल एडर का काम कैरी बन जाएगा। तो यहां किया, इस हाफ एडर में ये एक्स वाई वाली टर्म पहले ही बन रही थी, हाफ एडर में बनती है, उसका कैरी ये होता है। अब इसने कहा कि वो कैरी और मेरा एक्सप्रेशन जो है फुल एडर का वो ये है कि इसमें मुझे एक्स वाई का एक्सक्लूसिव और चाहिए। अच्छा, अब मैं एक नया गेट एक्स वाई एक्सक्लूसिव और के लिए क्यों लगाऊं? वो मैं मेरे पास यहां मौजूद था, पिछले हाफ एडर से यहां से एक्स वाई का एक्सक्लूसिव और आ रहा था फॉर द पर्पस ऑफ सम, उसी को मैं इधर ले आया, उसी को मैं ले आया, और इसमें z ये जो सी इन था इसके अंदर मुझे z को एंड करना था।
तो मैं ये Z तीसरी इनपुट को मैंने इस पे फीड कर दिया। तो इस हाफ एडर का जो एंड गेट है, अब हाफ एडर तो वही है, एक एक्सक्लूसिव और एक एंड, एक एक्सक्लूसिव और एक एंड, मगर कनेक्टिविटी क्या है इस हाफ एडर की? एक तो ये कि इसमें इसकी आउटपुट और तीसरी इनपुट कनेक्टेड है, और एक इस एंड गेट में ये सी इन वाला यानी Z, और इधर से जो आया था आउटपुट सम की आउटपुट वो कनेक्टेड है। तो इस कनेक्टिविटी को मैंने यूज किया और मैंने अब इसको फुल एडर बना लिया। ये फुल एडर बन गया, इसके आगे और लगाएं तो ये एक्सप्रेशन जो सी का था वो बन जाता है। तो दिस इज वन हाफ एडर, दिस इज अनदर हाफ एडर। इट इज ओनली हाउ यू फीड एंड कनेक्ट देम यू कैन मेक ए 3-bit इनपुट फुल एडर। ये अब आपको फुल एडर के मिल गए। तो हाफ एडर से फुल एडर बनाने का डिजाइन हमने कर लिया और समझ लिया। अब क्या करें? अब हम ये फुल एडर्स 4 ज्वाइन करके 4-bit एडर बनाएं। ओके, ये अब ये वो चीज है जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी कि अब 4-bit का जब आपको काम करना होगा, 4-bit का, मैं इसको 4-bit एडर बनाना है, 4-bit काम करना है। ये दो 4-bit नंबर हैं, ये वाले ए और बी, इन्हें ऐड करना था। फुल एडर यूज होगा जिसमें एक सी इन हर स्टेज पर आएगा, पिछले स्टेज का इन कैरी, और फाइनली ये हमारे सम के सम आएगा, और ये आउटपुट की कैरीज जो जनरेट होंगी वो हमें मिलेंगी। ठीक, तो हमने क्या किया, ये उस फुल एडर में 3 इनपुट्स होती हैं, एक सम होता है, एक कैरी आउट होता है। तो इन 3 को ऐड किया। पहले सबसे पहले स्टेज पे कैरी 0 होती है, बाहर से जो सबसे पहले बिट को मिलेगी उसमें तो कोई पीछे से कैरी नहीं आ रही, 0। ये उसके 2 इनपुट, इन्हें ऐड किया, ये सम आया, ये कैरी आया। ये कैरी जो आउट है, ये इट शुड नाउ गो टू नेक्स्ट स्टेजेस कैरी इन, और वहां ऐड हो, और फिर सम और कैरी आउट हो, ये कैरी आउट फिर यहां जाए। यानी अब हमारी यहां नीड क्या है, कनेक्टिविटी की नीड क्या है? ये कह रहा है कि जब आपने काम करना है, एक तो सबसे पहले स्टेज को कैरी 0 दो, बाहर से 0 फीड करो पहले, फिर पहले स्टेज की कैरी आउट दूसरे स्टेज के कैरी इन में फीड करो, और फिर फुल एडर लगा दो, फिर इसका आउट कैरी आउट इसके कैरी इन में डाल दो, फिर करो, फिर इसका कैरी आउट इसके कैरी इन में डाल दो, और फिर आप ये काम करोगे तो ये आपका यहाँ ये फाइनल कैरी आउट हो गया, ये कैरी आउट, ये सी आउट फाइनल स्टेज का। ये आपका सम का आंसर आएगा, 4-bit सम, 4-bit नंबर ऐड किया, 4-bit सम, और ये कैरीज जो ट्रेवल करेंगे, इसको हम क्योंकि कैरी रिपल कर रही है, तो इस 4-bit एडर जो इस असूल पे बनाएंगे उसे रिपल कैरी एडर बनाए कहेंगे, 4-bit रिपल कैरी। ये उसकी डायग्राम है जो अभी हमने काम किया है। सबसे पहले एक फुल एडर, अब हमने फुल एडर्स पूरे पूरे इस्तेमाल किए, एक फुल एडर, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले फुल एडर में बाहर से ये C0 यहाँ 0 फीड कर दो, ये चारों, ये ए की तीनों इनपुट्स A0, A1, A2, A3 हर एक पे, B0, B1, B2, B3 हर एक पे, यहां से C0 एंटर हुआ, ऐड हुआ, सम का 0 बना, कैरी आउट निकली, अगले पे गई, ये तीनों ऐड हुए, ये सम बिट निकली, इसकी कैरी ट्रेवल की, इन 3 बिट्स को ऐड किया, ये सम निकला, ये कैरी आउट हुई, अगले में इन 3 बिट्स को ऐड किया, ये सम निकला, ये कैरी आउट। तो ये आपका इसका फाइनल रिजल्ट 4-bit सम। इस पूरे, अगर हम इसको एज ए होल देखें, अब ज्वाइन करके इंटरनल को छोड़ते हुए, तो एक कैरी इन एंटर हुई 4-bit के लिए, एक कैरी आउट निकली 4-bit के लिए, बाकी कैरीज अंदर ही ट्रेवल कर रही हैं। 4-bit दोनों इनपुट्स थी, 4-bit सम आया, ये हमारा 4-bit एडर होगा। हमने इवॉल्व किया हाफ बिट एडर, 2 हाफ बिट एडर को ज्वाइन करके बनाया फुल बिट एडर। इसके अंदर वो 2 हाफ बिट एडर जुड़े हुए हैं। यहाँ जो फुल बिट एडर है, ये इसके अंदर 2 हाफ इंटरनली जिस तरह मैंने डायग्राम बनाई थी वो अंदर बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन आउटसाइड से ये बॉक्स एक फुल एडर के तौर पर शो हो रहा है।
फिर हमने ये फुल एडर्स को ज्वाइन करके 4 बिट फुल एडर बनाया। अब इसमें क्या रह गया, हमने कहा सब्ट्रैक्टर और एडर में कोई फर्क नहीं है। क्या है, बी को अगर हम इन्वर्ट कर दें तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हियर इज दैट, ये एक्सक्लूसिव और से आप वंस कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक्सक्लूसिव और से वंस कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वो होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, और इसका आउटपुट है ये 2 1 है और ये 2 0 है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें हो क्या रहा है, अगर आप किसी बिट को, जब आप, अगर आपके एक इनपुट पर, गेट की एक इनपुट पर 0 हो, तो दूसरी इनपुट हमेशा एज इट इज निकलेगी। अगर एक इनपुट 0 है तो ये वो केस है कि अगर एक इनपुट 0 है, ये वाली, तो ये दूसरी इनपुट है, ये एज इट इज बाहर निकला है विदाउट इन्वर्शन। अगर एक इनपुट, वही इनपुट 1 कर देते हैं आप, तो जो दूसरी इनपुट है वो इन्वर्टेड निकल रही है। ये देखिए 0 से 1 हो गया, या 1 से 0 हो गया। तो एक्सक्लूसिव और के अंदर से अगर हम थोड़ा वाइजली देखें तो हम ये कर सकते हैं कि उसकी एक इनपुट को 0 करके दूसरी इनपुट नॉन इन्वर्टेड गुजर जाए, या 1 कर दें तो इन्वर्टेड गुजरे। इससे हम वंस कॉम्प्लीमेंट का काम ले सकते हैं। हमारी ये कंट्रोल की लाइन है जो सबके एक इनपुट पे कनेक्ट कर दी। जब ये 0 करोगे तो जो भी यहां बी आ रहा है वो एज इट इज गुजर जाएगा। तो ये आपका एडर है। जब ये 0 यहां लगाएं, इट विल एक्ट एज एडर। बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, फुल एडर काम कर रहा है। जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप इस बिट को, ये ऐड के लिए 0 है, सब्ट्रैक्ट के लिए 1 है। जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप जब 1 लगाओगे तो ये गेट्स वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे बी का, और इधर आपने ये यही 1 इधर दे दिया, ये ऐड हो जाएगा। ये अब आपने 1 ऐड, कैरी इन में 1 डाल दिया, तो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड एडिंग 1 का मतलब है टूज कॉम्प्लीमेंट आपने ले लिया। तो अब टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ए और बी को ऐड करो, रिजल्ट सही आ जाएगा। थोड़ी सी यहाँ बारीकी ओवरफ्लो की है, इसको हम अलग ट्रीट कर लेंगे। ये जब रिजल्ट ओवरफ्लो होता है तो यहाँ आपको उसके लिए भी इंडिकेशन चाहिए होती है। ओके, अब हम इसको डायग्राम, वो हमारा कोड, हमने कोड भी तो सीखा है। हम आपको, अगरचे असाइनमेंट आपको कोड आपने करना था, मगर हम आपको इसकी काफी हद तक सॉल्यूशन और स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ताकि ये आप तमाम आइडियाज को वर्क करके, इंटीग्रेट करके, समझ के, कोड में टेस्ट करके देखें। इट विल बी वर्थ इट। तो इट इज काइंड ऑफ, वी आर गिविंग द कोड पार्ट आल्सो। अच्छा, अब कोड क्या है? पहला पार्ट था आपको हाफ एडर बनाना था। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ हम दिखा दें कि आपको, हम अभी तक इस तरह सिखाया था हमने कि अगर ये हाफ एडर है तो कोई भी सर्किट है, ये नाम उसका, मॉड्यूल में यहाँ इनपुट्स दिखाते थे, यहाँ आउटपुट्स लिखते थे, पोर्ट्स सिर्फ लिख देते थे, और बाहर हम कहते थे कि ये आउटपुट है और ये इनपुट है। ये जो वेरिलॉग वर्जन 1 था, ये 95, उसकी अप्रोच थी। वो जरा एलोबरेटली बात को कह के बता रहा है, तो इनिशियल लर्निंग में वही इस्तेमाल हो जाता है। मगर जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं और कोड लिखना आपको आ जाता है, तो फिर ये जो नया अगले वर्जन में उन्होंने तरीका बताया कि बजाय इसके कि यहाँ सारे पोर्ट्स लिखो और बाहर उन्हें बताओ, आप वहीं लिख दो। ये छोटा सा चेंज है कि आपने अब बाहर लिखने के बजाय इसके हेडर में ही कह दिया ये इनपुट XY, आउटपुट SC। ओके, सो ये एलिगेंट है। अब हम ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल किया करेंगे आइंदा। इट्स मोर कंसाइज। तो हाफ एडर आपका क्या है? XY इनपुट होगी,
और एस और सी आउटपुट होगी। और मॉड्यूल, उसके अंदर मॉड्यूल क्या है कि ये मॉड्यूल का एक आपने उसमें एक्सक्लूसिव और लगाया है जिसमें ये एक्स वाई इनपुट्स जाएंगी और एस आउट होगा, ये उसके पोर्ट। एक एंड गेट लगाया है जिसमें एक्स वाई इनपुट जाएगी और सी आउटपुट होगा। एंड मॉड्यूल, ये आपका टोटल हाफ एडर का सर्ट वो बन गया कोड। फुल एडर, फुल एडर में आपको 3 इनपुट्स होंगी, कैरी भी इनपुट के तौर पे आएगी। ओके, चलें जी। एक्स वाई जेड, अच्छा इसको भी, ये ओल्डर ऑप्शन, इसको भी नए ऑप्शन से देख लेते हैं। ये नया ऑप्शन कि मॉड्यूल में ये एक्स वाई जेड इनपुट और सी एंड एस आउटपुट। उसके अंदर जो वो कनेक्ट होने के लिए वायर इस्तेमाल हुई हैं, दो आपने, हम फुल एडर कैसे बना रहे हैं, 2 हाफ एडर्स को ज्वाइन करके। एक ये हाफ एडर है, एक ये हाफ एडर है, ठीक है। इस हाफ एडर का एक लाइन इसमें इधर जा रही थी, ये तीसरी वो थी, ये इसके इनपुट पे जा रही है और फिर ये इससे आउटपुट निकल रही है। और फिर इसी तरह इसके ये हाफ वाले को कैरी के लिए इस्तेमाल किया। और तो ये हाफ एडर से जो फुल एडर की मैंने आपको कनेक्टिविटी दिखाई वो ये थी। उसके अंदर जो इंटरनल लाइन है जो इसमें एक से दूसरे में जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो लाइन इस्तेमाल करें तो हमारे ये हाफ एडर का हाफ एडर, अब हमने 2 हाफ एडर इंस्टेंशिएट किए, हाफ एडर का अपना ही वो इस्तेमाल किया नेम और उसको ये कनेक्ट किया मॉड्यूल की शक्ल में, यानी उन 2 हाफ एडर्स को कनेक्ट किया। इंस्टेंस हाफ एडर 1, हाफ एडर 2, इसमें एक्स और वाई से S1 और कैरी 1 जनरेट हुए। और अगले केस में इसकी जो कैरी है वो दूसरी इनपुट, जो तीसरी इनपुट थी, एक्स वाई जेड 3 इनपुट थी, इन 2 इनपुट से ये जनरेट हुआ। फिर इसकी कैरी कनेक्ट हो गई नेक्स्ट के इनपुट के लिए, ये कैरी नेक्स्ट इनपुट के तौर पे चली गई। और ये इसका सम, पिछले का सम आ गया, पिछले का सम आ गया इनपुट पे और कैरी आ गई, यानी अब आपने इन 2 को ऐड करना है अगले पर, ठीक है। और इधर से सम आउट और कैरी 2 मिल गया। तो ये आपका ये फाइनल सम और ये फाइनल कैरी, 2 हाफ एडर्स को ऐड करके हमने बना लिया। इनको ज्वाइन करने के लिए जो आउटसाइड पे और गेट था, ये देखिए ये और गेट यहाँ, ये मैंने अभी सर्किट आपको दिखाया है, ये उसी सर्किट को हम यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये जो कनेक्टिविटी है कि ये इस पे इधर जा रहा है इनपुट पे, Z इधर आ रहा है, फिर ये इंटरनल वायर पे आपने इसका नाम रख दिया जो इधर फीड हो रही है, और ये XY जो इस गेट पे जा रही है इसका नाम रख दिया। और इसको अब वहां यहां पर ये हम दिखा रहे हैं, ये हमने और गेट पे ये वो और गेट, ये और गेट जिस पे वो एक्सटर्नल कनेक्टेड है, ये वो इंटरनल के, वो वही सर्किट जो वहां दिखाया है, 2 हाफ एडर को ज्वाइन करके वो आपने फुल एडर बना लिया। अब फुल एडर से 4 बिट आपका एडर, 4 बिट एडर वो ये है। इसमें आप एक छोटा सा एडिशनल चीज, हम जब 4 बिट्स को या तो आप A1, A2, A3, A0, A1, A2 वेरिएबल इस्तेमाल करते, या आप एज ए अरे इस्तेमाल कर सकते हो। तो वेरीलॉग भी अरे अलाउ करता है सी की तरह, सिर्फ फर्क क्या है कि ये अरे का, अगर ये सम का अरे बनाना है या इनपुट का अरे बनाना है ए और बी का, तो हम अमूमन वहां तो अरे के आगे ये चीजें लिखते थे, अरे के ब्रैकेट के आगे यहाँ लिखते थे AN या A10 बिट का अरे, ठीक है। और इसका मतलब होता था ये 0 से 9 है, वहां इस तरह अरे को डिक्लेयर करते थे। यहां अरे के डिक्लेरेशन का उल्टा तरीका है, ए इधर लिखोगे और उसके इस तरफ ये लिखोगे। अच्छा, और इसके अंदर आप पूरी
रेंज दोगे, जो नाम दोगे रेंज के वही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अब ये ए है, अगर 4 बिट था तो आपने इधर लिखा 0 से लेकर और 3 तक। इसका मतलब हुआ कि ये ए में सबसे राइट साइड पे ए 0 है, फिर ए 1 है, फिर ए 2 है, फिर ए 3, यानी सीक्वेंस भी लिख दिया कि राइट मोस्ट पे 0, लेफ्ट मोस्ट पे 3। ये आपको ये भी अलाउ करता है कि आप इधर कहते हैं 0 और इधर 3। तो आप कह रहे हैं कि मैं नंबरिंग जो ए के नाम ले रहा हूं उसमें मेरा ए 0 इधर वाला है, फिर ए 1 ए 2 दोनों अलाउड है, और इस तरह से अरे को लिखते हैं। तो अब इस 4 बिट एरर में आपने कहा मेरी आउटपुट जो है वो ये सम, ये आउटपुट में सम है जो 0 to 3 है, आउटपुट में ए की बिट है C4, इनपुट में ए और बी हैं जो 0 to 3, और इनपुट में कैरी इन है जो Z0। ये आपने बता दिया। ये इंटरनल वायर जो C1 C2 C3, वो जो एक फुल एडर से दूसरे पे जा रही है, फिर दूसरे पे जा रही है, फिर दूसरे पे जो सर्किट में हमारे थी, इनके आपने नाम दे दिए, इनको आपने नाम दिया वायर। ये इंटरनल वायर है C1 C2 C3। पहले की आउटपुट C1 निकली थी और वो अगले के उसमें गई थी, ठीक, वो है। अब आपका फुल एडर बनाना इन ब्लॉक्स को ज्वाइन करके कोई मसला नहीं है, है? क्या 4 इंस्टेंस ऑफ फुल एडर लो, आपने फुल एडर बना लिया है, उसके 4 इंस्टेंस बनाए, फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर। ये फुल एडर की क्लास या आपका मॉड्यूल, ये उसके 4 इंस्टेंस, और उन 4 इंस्टेंस में जो कनेक्टिविटी है, जैसे हमने गेट्स की कनेक्टिविटी डालते थे, इस तरह वो कनेक्टिविटी डाली है। पहले फुल एडर पे इनपुट, ये फुल एडर के, ये फुल एडर है आपका, ये फुल एडर है। फुल एडर में जो सीक्वेंस है आपका फुल एडर में यहाँ है, ये XYZ इनपुट्स और आउटपुट CNS, वो ये पहले फुल एडर में C0 इनपुट, A0 B0 और C0 इनपुट, और सम 0 और C1 आउटपुट। फिर ये C1 इसके अंदर जा रहा है अगले में, तो इसका मतलब इसमें इनपुट C1 A1 B1 और इसकी आउटपुट C2, फिर ये C2 इधर जा रहा है, तो इन C2 B1 A2 B2 और C3, और ये सम इधर निकल रहा है, फिर ये C3 इधर जाना है, तो इसलिए C3 A3 B3 C4, और ये। तो अब उन्हें मॉड्यूल्स को हमने ज्वाइन किया यहाँ बाय द सेम वे जैसे हमने पहले गेट्स ज्वाइन किए थे, इसी तरह हम मॉड्यूल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 बिट फुल एडर बन गया। ओके, अब आपके लिए छोड़ते हैं हम कि अगर आपने इसमें सब्ट्रैक्टर भी जो बनाना था, जिसकी हमने आपको सर्किट डायग्राम दिखा दी, उसकी लॉजिक बता दी, तो आपने इसमें इसको एक सब्ट्रैक्टर बनाना है, तो इसको कोड में क्या चेंज करेंगे, डायग्राम में तो हमने बता दिया क्या चेंज है, आप कोड भी मॉडिफाई करके सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं इसी HDL में और टेस्ट कर सकते हैं। दिस ऑल वाज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? आप इसको डिटेल से देखें, इम्प्लीमेंट करें, टेस्ट करें, वेरीफाई करें, एंड कम प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट लैब। 2 तरह के लोग हम हर लैब में एक्सपेक्ट करते हैं। एक वो क्राउड जो, एक तो सबमिट आप सब लोग पहले करेंगे। वो सबमिट पहले का मतलब ये है कि देयर इज ए लॉट जो उससे पहले डिजाइन में काम करना होता है, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जाते हैं। सारे स्टेजेस, डायग्राम क्या होगी, एक्सप्रेशंस क्या होंगे, बिल्ड कैसे होगा, वो सारा मेजर काम जिस पे आज हमने लेक्चर पे टाइम खर्च किया है, वो सब कुछ बिफोर राइटिंग HDL है। आप ये ना सोचे कि यार HDL में जब लिखा तो हमें समझ आना, हमें डिजाइन शुरू हुआ, नहीं। HDL इज द लास्ट फेज कि जब आपने वेरीफाई करना है अपनी वर्किंग को, जो आप पहले डिजाइन कर चुके हो। डिजाइन क्या था? स्पेसिफिकेशन। ओके, तो डिजाइन ये था कि मेक 4 बिट
फुल एडर। उसके जो तमाम अभी हमने स्टेजेस किए हैं कि आपने उसके लिए स्कीम बनानी है, फिर ये सोचना है कि उसको बनाने के ब्रेक डाउन के मैंने 4 बिट बनाना है तो 1 बिट फुल एडर बनाऊं, 1 बिट फुल एडर करना है तो 2 हाफ बिट फुल एडर करूं, फिर उनके ट्रूथ टेबल्स, फिर उनके एक्सप्रेशंस, फिर उनके सर्किट डायग्राम, ये सारे काम डिजाइन में हो रहे हैं जो आप पहले सबमिट कर दोगे। यू विल सबमिट इट 1 और 2 days, जो आपको जो भी हसीब साहब डेट देंगे उसमें आप सबमिट कर दोगे उससे सारे को, फिर आप लैब में आओगे, हाँ सब उसे भी सबमिट करोगे, और उसको फिर टेस्टिंग के फेज पे जब आप टेस्ट करना चाहते हो कि क्या मेरा फुल एडर मेरे डिजाइन के मुताबिक काम कर रहा है, फिर आप एचडीएल में उसको इंप्लीमेंट करोगे। एचडीएल में इंप्लीमेंट का क्या है, पहले आप बाय हैंड या नोट पैड पे अपना कोड लिखोगे डिजाइन का सॉल्यूशन फॉर टेस्टिंग, फिर आप उसका वो खोलोगे उसको रन करने के लिए उसकी एनवायरनमेंट। दैट इज द लास्ट स्टेज, दैट्स नॉट द फर्स्ट स्टेज। जब आप डिजाइन कर चुके, आप कोड लिख चुके, ये सब कुछ आपने सबमिट कर दिया, उसको टेस्ट किया, उसके टेस्ट रिजल्ट सबमिट कर दिए, आप लैब में आने से पहले वो सब कुछ सबमिट किए हुए होंगे लैब में। एक क्राउड है जो सारी चीज कर चुका होगा और उसकी डेमो देगा और चला जाएगा कि भाई मैंने कर दिया, मैंने एवेलुएट कराया, मैं आई एम गॉन। कोई लोग होंगे जिनके कोई पार्ट समझ उन्हें नहीं आए हुए होंगे, उन्होंने सारा डिजाइन पहले सबमिट किया हुआ होगा, अब उनके जो एरर्स और प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो हैंडल नहीं कर सके वो डिस्कस करके लैब के दौरान उसको ठीक करके फिर रीसबमिट करके फिर चले जाएंगे। इस तरह ये लैब्स हमारी कंडक्ट होती हैं, ये हमारा तरीका है, ठीक है। यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो। हम लैब के लिए आपको बुलाते हैं एवेल्युएशन के लिए। डिजाइन और सारा कुछ आप पहले टेस्ट डिजाइन और कोड और हर चीज आप पहले सबमिट कर चुके होते हो, काम खत्म हो चुका होता है। हाउएवर वी अलाउ कि कुछ लोग जो कहीं पर इक्का दुक्का छोटी चीजें रह जाती हैं और उनको समझ नहीं आ रही, तो वी हेल्प देम टू सॉल्व देयर स्मॉल रिमेनिंग थिंग्स और गिव देम अनदर चांस टू गेट एवेल्युएशन ड्यूरिंग द लैब। अगर काम किया हुआ होगा तो इट विल बी सच अ थिंग कि आप हमसे पूछोगे, उसे ठीक करोगे और फिर डेमो कर दोगे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया होगा तो आप पूरी लैब में जीरो से स्टार्ट करके कुछ भी हासिल नहीं करोगे, दूसरे आपका सबमिटेड वर्क नहीं होगा तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, ऑलराइट। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? दिस इज योर फुल प्रोजेक्ट। हसीब, इसको पूरा जिस तरह मैंने बताया और असाइन किया, इसको आप उस पर भी डाल दें अपने प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में, ठीक है, कि भाई जी एक ठीक 4 ठीक। बिट एडर सबट्रैक्टर, जी 4 बिट एडर सबट्रैक्टर, एंड उसकी डायग्राम और उसका गिव ऑल द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग एंड एचडीएल इम्प्लीमेंटेशन एवरीथिंग, जिस तरह हमने पीछे मांगा था। सही है? जी ठीक हो। और आप एक डेट दें कि जिसमें ये पूरा काम करके, एक दिन पहले की डेट दे दें जिसमें पूरी चीज आपको सबमिट करें। एवेल्युएशन विल बी जी एंटरटेन्ड फॉर दोज पीपल जिन्होंने ये काम करके सबमिट किया हुआ है। इसका मतलब उन्होंने अपना होमवर्क करके अब आ रहे हैं वो लैब में टू शो अस। अगर जी आपने कुछ सबमिट नहीं किया, इसका मतलब आपने अभी काम ही नहीं किया, तो अब लैब में आके आपने एवेल्युएट कैसे करवाना? ओके, ठीक हो गया जी। जी ऑलराइट, जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।